वेलकम बच्चों। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये सीरीज बनाई है। इसमें हम अभ्यास प्रश्नों को कॉपी में कैसे लिखकर सॉल्व करेंगे इसको सीखेंगे। ठीक है। बहुत से बच्चे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन कॉपी में नहीं लिख पाते हैं। तो मेरे पास कई बार कमेंट आ रहे थे कि मैम आप प्लीज कॉपी पे लिखकर सॉल्व कराइए। तो इस बार कक्षा 8 विज्ञान की जो पूरी बुक है बच्चों, जिसमें हमारे कुछ नए प्रश्न भी जुड़े हैं, पुराने प्रश्न भी हैं, हम उन सभी को कॉपी में लिखकर सॉल्व करना सीखेंगे। अगर बच्चों आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पीडीएफ। मैं रिप्लाई में आपको पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूंगी। जो भी बच्चा यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेगा पीडीएफ, उसको रिप्लाई में पीडीएफ की लिंक शेयर हो जाएगी। आइए हम पढ़ते हैं। इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे, उसके बाद लाइन छोड़ देंगे। का आधुनिक संचार का माध्यम है। पहले हम ऑप्शंस लिखेंगे, इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर पे बच्चों हम टिक लगाएंगे इंटरनेट और उसको लिखेंगे भी उत्तर इंटरनेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। और हम इसको यहाँ पर लिख भी लेंगे उत्तर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है। वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन 2 वर्ष 2004 में। ठीक है। हम इस पे टिक लगाएंगे और नीचे लिख भी लेंगे उत्तर वर्ष 2004 में। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन 4 सौर ऊर्जा और हम यहाँ पर लिख भी लेंगे उत्तर सौर ऊर्जा। प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ है डैश और डैश। यहाँ पे हम भर देंगे बच्चों क्रय और विक्रय। खा डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन है। तो यहाँ पे हम भर देंगे मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन हैं। ग स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। तो कैसी कंपनियां हैं बच्चों? ई कॉमर्स कंपनियां हैं। घ है आईसीटी योजना का आरंभ डैश में हुआ। तो कब हुआ बच्चों? वर्ष 2004 में हुआ। अंगा 3G और 4G डैश के साधन है। तो किसके साधन है बच्चों? इंटरनेट के साधन हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का और स्तंभ खा। तो यहाँ पे बच्चों हमने सही जोड़े लिखे हैं, आप कॉपी में इसी तरह लिखेंगे। का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जोड़ा बनेगा द संचार का साधन, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक संचार का साधन है। ख आईसीटी, इसका पेयर बनेगा स शिक्षा के स्तर में सुधार से। तो आईसीटी योजना का आरंभ बच्चों किया ही गया था शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए। आईआरएस ग आईआरएस का बनेगा बच्चों भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक है। तो इसका नाम है बच्चों ये हिंदी में आईआरएस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। घ रक्षा एवं प्रतिरक्षा का पेयर बनेगा डीआरडीओ से। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ ही वह संगठन है जो भारत में रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। जैसे बच्चों अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, हमारे देश की रक्षा जिस यंत्र ने की उसका नाम था SR-400। उसका निर्माण भी डीआरडीओ द्वारा ही किया गया था। वो बंद करो डोर। अंगा भूरी क्रांति, इसका बच्चों पेयर बनेगा ब उर्वरक के क्षेत्र में, क्योंकि भूरी क्रांति जो है बच्चों वो उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है और इसमें जो है नए नए उर्वरक बनाए गए जिससे हमारी कृषि उपज में वृद्धि हो सके। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो उत्तर है सन 1962 में। ख प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो बच्चों प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मेनली 3 जो है वो है हमारे बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। इसके अलावा भी और है लेकिन ये मेन 3 है।
ग 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। घ व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ई कॉमर्स। आजकल आप भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि साइट से या मीशो से आप सामान मंगाते होंगे तो जरूर आपको पता होगा ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो ये व्यापार और वाणिज्य की नवीनतम तकनीकियां हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनईजीपी की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों एनईजीपी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ई शासन, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006। ठीक है, हम अच्छे से लिखेंगे 18 मई 2006। च भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो हम सभी जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। छ इसरो का गठन कब हुआ? तो बच्चों इसरो का गठन 15 अगस्त सन 1969 में हुआ था। पांचवा प्रश्न है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण में हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक से निर्मित वस्तुएं आती हैं जैसे बनारसी साड़ियां, चिकनकारी, कालीन आदि। प्रश्न 6 शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? तो हम हेडिंग डालेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। पहले हम बताएंगे आईसीटी का अर्थ। तो आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन और एनिमेशन की मदद से जटिल विषयों को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे बच्चों अभी आपको जो मैं ये पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक तरह से आपका आईसीटी का यूज है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके जरिए आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं। आप किसी भी शहर में हो, आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से पढ़ सकते हैं। सेकेंड है ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट के माध्यम से छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं जैसे दीक्षा या स्मार्ट क्लास। दीक्षा का यूज हम सभी करते हैं बच्चों अपने स्कूलों में, और स्मार्ट क्लास भी लगभग बहुत ज्यादा स्कूलों तक पहुंच चुकी है। शिक्षा का प्रसार, दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना संभव हुआ है। बिल्कुल सही है बच्चों। आज आप देख पा रहे हैं कि हमारा कितना भी दूरस्थ इलाका हो वहां तक हमारे दीक्षा के वीडियोस बड़े ही आसानी से पहुंच रहे हैं, और शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल या जो हमें शासन से टैबलेट प्राप्त हुए हैं उसके जरिए या आपको जो स्मार्ट क्लास मिला हुआ है उसके जरिए आप सभी दीक्षा से जुड़ते हैं और उन वीडियोस को पढ़ते हैं। डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, ई पुस्तकें शैक्षिक ऐप ने इसे और आधुनिक बना दिया है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि आपकी पुस्तक फट गई है, ठीक है, तो आपको पुस्तक की जरूरत है। अब कहाँ से मिलेगी? हमारी पुस्तकें तो मार्केट में भी नहीं मिलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दीक्षा पे जाएंगे, ठीक है, उसमें हम उत्तर प्रदेश सेक्शन को अपने खोलेंगे और उसके जरिए जो है हम अपनी ई पुस्तक को वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो जो हमें पुस्तकें भी मिली हुई हैं उसके ऊपर क्यूआर कोड है, तो आप चाहें तो किसी मित्र के पुस्तक लेकर उसमें से क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो यही होती है बच्चों ई पुस्तकें। शैक्षिक ऐप के रूप में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे रीड अलोंग हम डेली यूज करते हैं, आपको पता है। तो रीड अलोंग एक तरह का शैक्षिक ऐप है जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है लगभग हर स्कूल में किया जाता है। पांचवा शिक्षकों का प्रशिक्षण। आईसीटी के जरिए शिक्षकों को नई नई शिक्षण तकनीकियों का प्रशिक्षण आसानी से दिया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों, निष्ठा की जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो हमने सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन की है। प्रश्न 7 ई गवर्नेंस क्या है? उत्तर सरकार द्वारा आईसीटी का उपयोग करके जनता को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जो है सरकार जो है वो हम तक कोई भी योजना पहुंचाना चाहती है, ठीक है, कोई भी योजना सरकार डायरेक्ट अपने से किसी जो व्यक्ति है हमारे भारत का उस तक पहुंचाना चाहती है, तो उसमें अगर वो आईसीटी का इस्तेमाल कर रही है तो वो योजना क्या हो जाएगी? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया पोर्टल, आधार कार्ड सेवा, भीम ऐप, रेलवे बुकिंग। इसमें मैं एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बढ़ाना चाहूंगी बच्चों, जो है हमारा डीबीटी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ओके, तो डीबीटी के जरिए जो आपके खातों में डायरेक्ट बच्चों आपके पैसे पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों आप अपना ड्रेस और अपना बैग इत्यादि खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत लाभ होता है, बीच में कहीं भी आपका पैसा जो है वो गायब नहीं होता है, डायरेक्ट सरकार से आपके खाते तक आ जाता है।
प्रश्न 9, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। अब हमने ई गवर्नेंस तो समझ लिया कि शासन ने इंटरनेट का यूज करके हमको कोई भी योजना डायरेक्ट पहुंचा दी, तो उसका हमारे जीवन में लाभ क्या हुआ, हमें ऐसा क्या फायदा हुआ कि हम इतना ई गवर्नेंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें समझना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ई गवर्नेंस की आम जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो हम लिखेंगे। पहला है घर बैठे सेवाएं। ठीक है, घर पे बैठे बैठे हमें प्रमाण पत्र, लाइसेंस, राशन कार्ड, पेंशन आदि ऑनलाइन मिल जाते हैं। हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ता है और हमें आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके सब कुछ मिल जा रहा है बच्चों। समय और धन की बचत, दूसरा है समय और धन की बचत। ठीक है, बिना दफ्तर गए ऑनलाइन काम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, और पहले क्या होता था, हमें बैंक जाना पड़ता था किसी को पैसे देने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने निकाला अपना मोबाइल, उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया और उसको हमने पैसे दे दिए। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। तीसरा है पारदर्शिता, हर काम का रिकॉर्ड रहता है जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, पहले ऑफलाइन जाता था, कागज कहीं बीच में फट जाता था, कहीं बारिश में भीग जाता था, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था कि हमने फॉर्म भेजा है या नहीं भेजा है या कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है कि इस बच्चे ने ये फॉर्म भरा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार में भी कमी आती है और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। और बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। शिकायत दर्ज करना आसान हो गया, आप ई गवर्नेंस पोर्टल पे जाइए और आप उस पर अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा, अभी हमने क्या है, हम यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान ले सकते हैं, डीबीटी के जरिए डायरेक्ट शासन से पैसा आपके खातों में आ जा रहा है। इसके अलावा एनएमएस की छात्रवृत्ति है जो डायरेक्ट आपके खातों में आ जाती है। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं बच्चों, हर क्षेत्र तक पहुंच। बिल्कुल सही है बच्चों, आज आप अपने घर पर बैठकर दीक्षा के जरिए कोई भी जो है पढ़ाई बच्चों आपकी कर सकते हैं। दीक्षा पर आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई और हर स्टेट बोर्ड के जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनके जरिए उस तक पहुंच बना सकते हैं। 7 है बच्चों, आपदा में मदद। बिल्कुल, जब आपदा आती है तो सबसे पहले एक मोबाइल नंबर जारी किया जाता है, एक ईमेल जारी किया जाता है जिसके जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8, सार्वजनिक जानकारी सुलभ। आरटीआई बच्चों, इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है आरटीआई, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें अधिकार है कि हम किसी से भी कोई भी सूचना मांग सकते हैं, बशर्ते कि वो सूचना पर्सनल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखेंगे, रिप्लाई में मैं आपको पीडीएफ की लिंक दूंगी बच्चों। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।